आप सभी केवीएस अभ्यर्थियों का मैं आप टीचिंग परीक्षा में स्वागत करता हूं। तो आपको बताना चाहूंगा कि केवीएस और एनवीएस में बम्पर भर्ती के साथ जो है एक धूम धड़ाका ऐसा सिलेबस और पैटर्न में बदलाव जो हमें देखने को मिला है। और ये बदलाव जिसने एक्सेप्ट कर दिया वो केवीएस और एनवीएस में क्लास 1 नंबर की जो है टीचर भर्ती में खुद को जो है पा पाएगा। लगभग जो है 12,000 से भी ज्यादा जो वैकेंसी निकले उसमें अगर आपको एक सीट अपनी अगर फिक्स करनी है तो ये अगले 10 मिनट आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एनवीएस या केवीएस की तैयारी कर रहे हो और केवीएस के साइंस के सिलेबस में पूरे डिटेल में अगर जानकारी चाहते हो कि क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ है और क्या टायर 2 की जो एग्जामिनेशन हमारी एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए ली जाती है उसमें क्या बदलाव आए, सभी बातें जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये पूरा आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप सभी के लिए वो काम करेगा जो आपके आने वाली केवीएस और एनवीएस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है हमारे केवीएस और एनवीएस का कंबाइंड एक नोटिफिकेशन यहां पर जो है देखने को मिला था, जहां पर आप देख पा रहे हो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 01/2025 के तहत जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे टायर 2 के लिए सर बहुत ही जबरदस्त सिलेबस के साथ जो है पेपर पैटर्न में बदलाव देखने को मिला। अगर मैं टायर 2 की बात करता हूं तो यहां पर आप देख पा रहे हो केवीएस के लिए जो भी रिक्रूटमेंट होगा वहां पे पहले जो पूरा का पूरा 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, अभी उसे डिवाइड करके दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका ऑब्जेक्टिव जहां पे 60 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और वहीं पे आपको जो है लगभग लगभग जो है 70 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखने को मिलने वाले कि सब्जेक्टिव देखने को मिलने वाले हैं। 60 क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स के लिए रहने वाला है। माने कि 60 क्वेश्चन के हो गए आपके 60 मार्क्स और ये 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले साइंस में और टायर 2 में जो जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो उसमें, तो हर एक क्वेश्चन जो आपका 4 मार्क्स के लिए देखने को मिलने, माने कि टोटल मिलाकर जो है आपके 40 क्वेश्चन, माने कि टोटल मिला के 70 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने 2.5 घंटों के अंदर। माने कि लगभग लगभग 60 120 और 120 और 30 मिलाकर लगभग जो है 150 मिनट में आपको 100 मार्क्स का पेपर पूरा सॉल्व करना है, जहां पे 70 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव और 60 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी है। अब यहां पर देख पा रहे हो यहाँ पे टायर 2 के अंदर जो आपको 1/4 इतनी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। माने कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो एक क्वेश्चन के जितने भी मार्क्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे डिटेक्ट करने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहने वाला है। माने कि जो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वहीं पे आपके नेगेटिव 1/4 इतना, माने कि 0.25% जो है रहने वाला है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं सर साइंस के सिलेबस में क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या साइंस का वही सिलेबस है जो पुराना था और उसी तरह से उसमें कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले जो आने वाले समय में इंपोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये आपका साइंस का टीजीटी का पूरा सिलेबस रहने वाला है। आशा करता हूं सभी को जो है पूरा का पूरा जो है जो पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, कोई भी यहाँ पे बनावट या कोई भी कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं है, पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो साइंस टीजी के सिलेबस जहां पे आपको 60 क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। एक क्वेश्चन जो है आपके 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और उसी तरह से 10 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्टिव रहने वाले, माने कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, माने कि एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके 4 मार्क्स का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर साइंस का पेपर आपका 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जहां पे 100 मार्क्स के लिए ये पेपर रहेगा। लगभग 2.5 घंटे में मान के 150 मिनट के अंदर जो ये पेपर आपको सॉल्व करना है। तो कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाले, सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग में केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हो मैटर नेचर एंड बिहेवियर। यहाँ पे डिटेल में सिलेबस अगर देख पा रहे हो तो गैस क्या होती है, लिक्विड क्या होती है, सॉलिड क्या होती है, प्लाज्मा क्या होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, माने कि जे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इनके बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे जो है मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो मिक्सचर के ऊपर जो है अक्सर सवाल जो है अभी तक केवीएस और एनवीएस में पूछा गया है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, माने कि होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इनके एग्जाम्पल उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल पूछे गए हैं, बराबर है। अभी यहाँ पर जो हेनरी लॉ को ऐड किया गया है। उसके साथ अगर हमें आगे बढ़ेंगे, आगे अगर बढ़ते तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसके बाद फिजिकल केमिकल चेंजेस लॉस, केमिकल कंबिनेशन, ये बाकी सभी चीजें जो है
अब ये टॉपिक जो आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली आपके मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉज आपको नजर आ रही है यहाँ पे, गे-लुसाक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, एटॉमिक मॉलिक्यूल मासेस और बाकी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हुए सेकंड टॉपिक आपका नेचर ऑफ मैटर रहेगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी बदलाव आपको नहीं मिलेगा, जो था वही है। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टी। अब ये सर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टॉपिक आपके लिए केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपके एटम्स मॉलिक्यूल के बारे में, उनके थ्योरीज के बारे में, उसमें पीरियोडिक टेबल भी आ जाता है, इनके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और बाकी केमिकल फार्मूलाज के बारे में जो यहाँ पे पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो है यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी और बाकी चीजें सब कुछ नजर आएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, ये सभी चीजें जो है इसके ऊपर जो आपको सवाल पूछा गया है अभी तक केवीएस और एनवीएस में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सभी प्रोसेस जो है ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एसिड बेस सॉल्ट, ये सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री से। ये सभी, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि भारत में जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है, और आपने भी शायद देखा भी होगा, अगर आपने केवीएस और एनवीएस के अगर अलावा किसी और एग्जामिनेशन की अगर आपने प्रिपरेशन की तो आपने वहां पे देखा होगा कि वहां पे अक्सर जो है एक ना एक क्वेश्चन आपको एसिड बेस सॉल्ट से दिखता, मतलब दिखता ही, कम से कम एक बोल रहा हूं, ज्यादा तो 2 और 3 भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। यहाँ पर जो है एक्चुअली डेफिनेशन में कि H प्लस आयंस, OH नेगेटिव आयंस में जनरल प्रॉपर्टीज में पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल्स इसके बारे में पूछा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद पीएच, एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये पूछा जाता है कि एसिड बेस्ड सॉल्ट इनका डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या इस्तेमाल, कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो यही जो है हमारे एनसीईआरटी में सीधा सीधा इसके कुछ टेबल्स दिए गए, जो एसिड और बेस के टेबल है, उससे अगर पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली ये टॉपिक आपका अच्छे से हो जाएगा। और उसी में एसिड बेस सॉल्ट में एसिड की रिएक्शन, बेस की रिएक्शन, तो ये दोनों की रिएक्शन, साथ में एसिड और बेस की रिएक्शन पानी के साथ कैसी होती है, ठीक है, ये सभी चीजें जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद मेटल और नॉन मेटल, ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण है, और इसमें जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। और जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की, इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक और टॉपिक है वो आपका कोरोजन का, ठीक है, जंग लगना। ठीक है, जंग क्या होती है, आयरन को जंग लगी तो किसके वजह से लगी, अपना क्या होता है, उसे बचाने की प्रोसेस कौन सी होती है, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन हो गया है, टिन प्लेटिंग हो गई है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई है, ये सभी प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा जाता है सीधा सीधा। बाद में जो है कार्बन कंपाउंड, सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे केमिस्ट्री का, सबसे बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री का, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी कार्बनिक बॉन्ड से बने हुए जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इन सभी के बारे में यहां पर आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रहेगा। इसमें अल्कोहल, वर्सटाइल नेचर, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं इनके बारे में, और उसी के साथ जो है हाइब्रिडाइजेशन और आईयूपीएसी जो होता है, ठीक है, इसके बारे में सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है। इसके बाद रहेगा आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर जो लॉज ऑफ पीरियड है, ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है, जैसे मेंडलीज लॉ हो गया है ना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉज हो गया है, उसके बाद न्यूलन्स लॉ ऑक्टेव हो गया है, ये सभी बातें इसमें पूछे जाएंगे। बाद में यहां से स्टार्ट होता है हमारा, यहां से स्टार्ट होता है हमारा किसका जी, बायोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, अब यहां पर देख पा रहे हो टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें टिश्यू जो एनिमल और प्लांट टिश्यू दोनों के बारे में पढ़ना है। उसमें फिर प्लांट की टिश्यू की बात करेंगे तो मेस्टिमेटेड टिश्यू और परमानेंट टिश्यू जो होती है इनके बारे में पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस की बात करूंगा तो लाइफ प्रोसेस में जो है ह्यूमंस के अंदर जो जितने भी लाइफ प्रोसेस होती है, कहने का मतलब होता है कि जिंदगी जीने के लिए एक इंसान जो प्रोसेसेस करता है, खाना खाता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसका ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा जाता है, फिर उसका रेस्पिरेशन होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ये जितने भी चीजें हैं जो लाइफ प्रोसेसेस के नाम से फेमस है, उन सभी को इसमें पढ़ना है। और सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं आपके न्यूट्रिशन से,
इसके बाद होता है आपका एक्सक्रीशन से। ये दो टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मान कि इसमें जो है दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। एक होता है आपका मैकेनिकल और एक होता है आपका हार्मोनल। हार्मोन्स के मदद से किसी भी मानव शरीर के अंदर या प्लांट्स के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं, उन सभी हार्मोन्स और उनके इफेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जो हमारी नर्वस सिस्टम है, हमारी जो तंत्रिका प्रणाली है, उसके द्वारा हमारे मानव शरीर को किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से वो काम करते, कितने उनके टाइप से, उनके बारे में भी यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपके वॉलंटरी, इनवॉलंटरी मतलब ऐच्छिक अनैच्छिक प्रक्रिया, उसके बाद जो रिफ्लेक्स एक्शन होते, इसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों भी, माने कि मानव के अंदर, माने कि एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर किस तरह से होता है और किस प्रकार के कौन से डिसीज होते हैं, जैसे कि एड्स हो गया है ना, ये एक जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलने वाला डिसीज है, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां पर हमें देखनी है। उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से एक सवाल जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, जहां पे मेंडल्स लॉ, उसके बाद बाकी जो लॉज है सर, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद सेल एंड बेसिक यूनिट्स, मान की ये बेसिक सा चैप्टर रहेगा। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा फिजिक्स। और आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक का यही हिस्ट्री रही है, यही इतिहास बोलते आ रहा है कि केवीएस को और एनवीएस के एग्जामिनेशन में हमेशा लगभग लगभग जो है 60% से भी ज्यादा सवाल जो है वो केवल एक चैप्टर, एक एक टॉपिक मान की फिजिक्स, मान की भौतिक शास्त्र से पूछा जाता है। अगर पहले की हिस्ट्री अगर आप उठा के देख पाओगे, जो 100 क्वेश्चन में से लगभग जो है 50 या 60 क्वेश्चन जो है आपको केवल फिजिक्स से दिखाई देते थे। सेकंड नंबर पे आपके बायोलॉजी, मतलब 30 क्वेश्चन के आसपास वहां पे बायोलॉजी, और 20 से 25 क्वेश्चन जो आपको केमिस्ट्री के दिखाई देते थे। पर अभी सिलेबस बदल चुका है, पैटर्न बदल चुका है। अभी 60 क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आपको जो सब्जेक्टिव माने कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको लिखना है। तो यहां पर ये देखने लायक रहेगा कि किस तरह से जो है 60 क्वेश्चन में इन सभी टॉपिक्स को अरेंज किया जाता है और कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा आखिर में कि सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी एक ऑथेंटिक बुक का इस्तेमाल करना है, जिसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको बताया मोशन के बारे में हो गया। उसके बाद फोर्स एंड न्यूटन के लॉज हो गए, ठीक है। इसमें न्यूटन के लॉज बनेंगे, पहला दूसरा नियम जो भी। उसके बाद काइनेमेटिक इक्वेशन रहेगा, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इन सभी का रिलेशन रहेगा। उसके बाद ग्रेविटेशन की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसे बोला जाता है। उसके बाद इफेक्ट क्या होता है, माने कि असर्शन ड्यू टू ग्रेविटी और उसकी ऊपर इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स रहेंगे, माने कि डेप्थ हो गई, सरफेस ऑफ द अर्थ होगी, रोटेशन ऑफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ होगी, इन सभी चीजों का हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने कि हमारे गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मास और वेट का अंतर और फ्री फॉल कंडीशन क्या होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्री फॉल कंडीशन के ऊपर जो एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, और यही जो है आपके इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाता ही जाता है। तो एक न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर से फिक्स है, न्यूटन लॉज और उसकी मोशन के बारे में, ठीक है। कम से कम एक न्यूमेरिकल पूछ रहा हो, बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन, लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद माने कि तैरने के क्या नियम होते हैं, आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत है, बॉडी क्यों तैरती है, क्यों डूबती है, इस तरह के नियम रहेंगे। वर्क एनर्जी पावर के बारे में, उसके बाद साउंड के बारे में। साउंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी एक क्वेश्चन फिक्स है, आप मान लीजिएगा एक क्वेश्चन फिक्स है। या फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसके बाद उसके ऊपर सिद्धांत के ऊपर काम करने वाला इको और बाकी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से पकड़ लीजिएगा कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और मैक्सिमम जो आपको सर 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने वाले थे, माने कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पूरे टॉपिक। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमें 3 इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। एक होता है आपका हीटिंग इफेक्ट, एक होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक होता है आपका केमिकल इफेक्ट। ये तीनों मिलाकर जो है कक्षा 10वीं और 11वीं के कुछ चैप्टर जो वहां पर हम ऐड करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट तो यहीं पर हो गया। फिर स्पेशली अगर हम बताइए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कुछ कंसेप्ट हमें देखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो यहाँ पे स्पेशली हम अलग से पढ़ेंगे कि फैराडेज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या होता है,
इसके बाद किस सिद्धांत के ऊपर वो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, किस सिद्धांत के ऊपर हमारा जनरेटर काम करता है, किस सिद्धांत के ऊपर हमारे घर में काम करने वाला फैन काम करता है, बाकी चीजें जो होती है सर वो सभी कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेचुरल फिनोमेना के अंदर पूरा का पूरा हमें लाइट और उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज और जितने भी इफेक्ट है प्रकाश के बारे में सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, जहां पे इसके फिनोमिनाज हम पढ़ेंगे, जिसके हम यहाँ पे फिनोमिनाज पढ़ेंगे, और फिनोमिनाज के बाद इसके लाइट के द्वारा जो इफेक्ट पैदा होते हैं सर वो इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर एक और टॉपिक आ जाता है, कौन सा, वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो ये तो पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसके बाद डिस्पर्शन, ये टॉपिक होने के बाद इसके अंदर कुछ और नियम आते हैं, जैसे कि मिरर के अंदर इमेज क्यों बनती है, लेंस के अंदर इमेज कैसे बनती है, कहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट किस स्थिति में रखने के बाद कौन सा इमेज बनेगा, ये बात भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ जो सर आपको ईवीएस के टॉपिक आपको नजर आ रहे, यहाँ पे अवर इन्वायरमेंट, जहाँ पे जो है इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी परेशानियां हैं, ओजोन डिप्लेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया है, बाकी चीजें जो है सर सभी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एसिड रेन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर आप देख पा रहे हो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, हायरार्ची ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल के अंदर जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम होता है, माने कि जिसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो है ये दोनों टॉपिक हम वहां पे कवर करेंगे, माने कि ये बायोलॉजी में पढ़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद व्हाई डू वी फॉल इल, हेल्थ, बैक्टीरियल डिसीज कौन से होते हैं, वायरल डिसीज कौन से होते हैं, फंगी के कारण डिसीज कोई होता है क्या, तो जो भी जीवाणु है क्या उनके दूसरी साइड मान की कौन से गुड बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैड बैक्टीरिया होते हैं, हमारे मानव शरीर के अंदर कौन से बैक्टीरिया पाई जाती है, किसी रूमिनेंट एनिमल के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, मान कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस तरह से जो है ये हमारा पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस है। आशा करता हूं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। और इसी पूरे पीडीएफ की अगर आपको कॉपी चाहिए, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि सर ये पूरा का पूरा सिलेबस तो आप पढ़ ही लोगे, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं तक तो हमें पढ़ना ही है, पर साथ में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सच में चाहते हो कि जो 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं अगर उनकी आपको तैयारी करनी है तो उसके तैयारी के लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि टीचिंग परीक्षा की ओर से बहुत ही कम प्राइस में टायर 1 के लिए कंप्लीट जनरल पेपर की तैयारी जो है आपको लगभग 2500 में करवाने वाले, पर आज के लिए ठीक है केवीएस 1000 ये कूपन कोड इस्तेमाल कर जो है आज के लिए हम आपको लगभग 1499 में मिलने वाला है। वही अगर टायर 1 टायर 2 और इंटरव्यू की कंप्लीट गाइडेंस के साथ आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो वो कोर्स आपको केवल 1799 में रुपए में मिलने वाला है। वहां पे भी आप केवीएस 1000 ये कूपन कोड इस्तेमाल करोगे। टायर 1 टायर 2 कंप्लीट इंटरव्यू और टीजीटी की तैयारी अगर करना चाहते हो तो जहां पे एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, साइंस, इंग्लिश इनकी तैयारी करना चाहते हो तो जो 3000 का कोर्स है वहां पे अगर केवीएस 1000 ये कूपन कोड इस्तेमाल करोगे लेवर केवल 1999 रुपए में आपको मिल रहा है। और इसी के अंदर में हम जो है पूरे डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी आपको एआई का यूज करके और उसी तरह से कौन से बुक्स में कैसे पूछे जाएंगे ये सभी वहां पे हम गाइडेंस करने वाले। पर एक आपको हिंट दे देता हूं कि इन सभी की तैयारी करने के लिए जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके वजह से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने से पीछे हटने वाले हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस रहने वाला क्योंकि यहां पर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कैसे करते हो यही आपका जो है सिलेक्शन का असली मुद्दा रहने वाला। क्योंकि आपको बता देता हूं कि पेपर 1 जो है केवल आपका क्वालिफाइंग रखा गया है, पर वही अगर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपके इंटरव्यू और टायर 2 में जो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देने वाले उसके बेसिस पे ही होने वाला है, ये आपको याद रखना है। तो टायर 2 को तैयारी आपको अभी से करनी है।
अगर आपको ये सोच रहे हो कि टायर 1 की एग्जामिनेशन पहले दे देता हूं, वो पास हो जाएगी, उसके बाद जो मैं टायर 2 की एग्जामिनेशन दूंगी, सर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी जो हम टायर 2 के बैच में ही करवाने वाले हैं, ठीक है। और सीबीएसई ही इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाली है। तो ऑब्वियसली सीबीएसई के बुक से ही ये आपके सब्जेक्टिव माने कि जो रिटर्न वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ये तो तय है। पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, इन सभी की इंफॉर्मेशन अगर चाहते हो तो अभी के अभी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, बैच में खुद को एनरोल कीजिएगा। हम बैच में मिलेंगे, पूरी बातें वहां पर करेंगे, डिटेल में समझेंगे और एक एक मुद्दे को छान कर जो है पूरी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इस बार केवीएस और एनवीएस मिलाकर इतनी बड़ी जो वैकेंसी आई है उसे अगर पूरी तरह से आप पार करना चाहते हो तो अभी के अभी ज्वाइन कर जो है आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि अगर वेट करते रहोगे तो आपको बताना चाहूंगा जनवरी या फरवरी में जो इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, तब तक के लिए जो है आपके पास लगभग लगभग 100 दिन बचे हैं। इन 100 दिनों के अंदर आप कैसे तैयारी करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, पर सेल्फ स्टडी में बहुत सारा समय चला जाएगा, पर यह बेहतर रहेगा कि कोई एक कोर्स ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी खुद स्टार्ट कर दे। डन है। तो वीडियो को लाइक कर देगा अगर आप पूरा पूरा सिलेबस और पैटर्न समझ में आ गया है। उसी तरह से अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा ताकि वो भी थोड़ा सा अवेयर हो जाए कि पैटर्न और सिलेबस में बदलाव आ चुके हैं और वो केवीएस की अगर तैयारी कर रहा है तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आप और कौन सी इंफॉर्मेशन जो है केवीएस के बारे में और एनवीएस के बारे में आपको सता रही है, आप जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, उनके ऊपर भी हम इंफॉर्मेशन आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। ठीक है।